कहानी की शुरुआत में हम एक टेम्पल देखते हैं जहां बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियां रखी होती हैं। तभी अचानक वहां एक इंसान आता है और उन सारी मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके पास एक डॉल भी होती है जो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा कैद हो। फिर हम एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो कहती है, चाहे तुम बाथरूम में कैद क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इसके बाद सीन जापान की एक यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है जहां एक लड़के ने अभी अभी एडमिशन लिया होता है। उसका नाम है काइटारो। जैसे ही वो अपनी स्पीच देकर बाहर निकलता है, उसकी एक दोस्त उससे मिलती है जिसका नाम है आइको। वो उसके साथ फोटो क्लिक करती है, लेकिन तभी अचानक एक कर्स की वजह से वो फोटो खराब हो जाती है। ये देखकर काइटारो बहुत गुस्से और परेशान हो जाता है और कहता है, लगता है मैंने तुम्हें भी कर्स दे दिया। इस पर आइको उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, फोटो खिंचवाने के लिए उसी ने कहा था। तब काइटारो बताता है कि जब भी कोई उसके साथ फोटो खिंचवाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसके बाद हमें काइटारो के बारे में बताया जाता है कि वो हमेशा अपने एक हाथ में ग्लव पहनकर रखता है। जब वो हाई स्कूल में था तब एक आत्मा ने उसे कर्स दे दिया था, इसी वजह से वो अपना हाथ ढक कर रखता है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि सारी आत्माएं अपने आप काइटारो की तरफ खिंची चली आती हैं। इसी कारण उसकी दोस्त आइको भी कर्स का शिकार हो जाती है। इसके बाद काइटारो 2 सालों तक अपने कमरे में ही बंद रहता है। आइको और उसकी फैमिली उसे बाहर निकलने और दोबारा नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाता है। आइको उसके लिए एक जॉब ढूंढ लेती है और उसे सारी बातें समझाकर वहां से चली जाती है। काइटारो उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे काम करना होता है। वो जगह एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर होता है। वहां एक आदमी उससे कहता है कि उसे एक छोटी सी बच्ची को ट्यूशन देना है जिसका नाम है याओई। ये सुनकर काइटारो काफी घबरा जाता है क्योंकि उसने बहुत लंबे समय से किसी से बात ही नहीं की होती। इसके बाद हमें दोबारा वही बच्ची दिखाई जाती है जो हाथ में एक कैंडल लेकर एक कमरे में जा रही होती है। उस कमरे में कई सारी कर्स्ड डॉल्स रखी होती हैं। वो कहती है, बाहर आओ, बाहर आओ। अगली सुबह काइटारो उस बच्ची को पढ़ाने उसके घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि वो घर उसकी दोस्त आइको का है। जैसे ही वो बेल बजाता है, आइको बाहर आती है और पूछती है कि क्या उसे कोई काम है। काइटारो बताता है कि वो यहाँ एक छोटी बच्ची को ट्यूशन देने आया है। ये सुनते ही आइको बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि याओई उसी की कजिन है। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, काइटारो याओई को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अभी ये कौन है और तुम इसके साथ रह रही हो। याओई उसके हाथ की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुम्हारे हाथ में एक बहुत भयानक आत्मा है। ये सुनकर काइटारो शॉक्ड हो जाता है और उसे पता चलता है कि याओई भी उसकी तरह आत्माओं को देख सकती है। काइटारो देखता है कि याओई के हाथ में जो डॉल है उसके अंदर भी एक आत्मा कैद है। वो उससे कहता है कि वो उस आत्मा को छोड़ दे, लेकिन तभी याओई उस डॉल की गर्दन दबाना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज इसे माफ कर दो, इसने तुम्हें डरा दिया। ये सब देखकर काइटारो की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे आइको ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से वो दोबारा नॉर्मल लाइफ जी पा रहा था। तब याओई से कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए रेडी हूँ, आज से मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। इसके बाद अगले सीन में ये लोग उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाते हैं और कहते हैं कि अब वो आ चुका है तो वो भूतों को आराम से भगा सकता है। इस पर काइटारो गुस्से में कहता है, अरे ओए, मुझे भूत भगाना नहीं आता, मैं कोई बंगाली बाबा थोड़ी हूँ। फिर ये लोग एक टेलीफोन बूथ के सामने पहुंचते हैं। आइको बताती है कि ये टेलीफोन बूथ पूरी तरह कर्स्ड है। यहाँ कुछ लोगों ने एक लड़की को मार दिया था जो अपने आशिकों से महंगे महंगे गिफ्ट लिया करती थी। उन्हीं लोगों ने उसे यहीं जान से मार दिया था और तभी से ये टेलीफोन बूथ कर्स्ड है। आइको बताती है कि जो भी इस बूथ के अंदर जाने या इस फोन पर बात करने की कोशिश करता है वो लड़की उसे मार देती है। ये सुनकर काइटारो और ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक वो देखता है कि याओई टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है। काइटारो उसे बाहर खींचकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसे वहां कोई भूत नहीं दिखाई देता, लेकिन वो उस भूत को अब भी सेंस कर पा रहा होता है, जैसे वो आसपास ही हो। काइटारो बूथ के अंदर जाकर कॉल लगाने की कोशिश करता है। अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। अचानक पूरा टेलीफोन बूथ खून से भरने लगता है। याओई काइटारो को बाहर खींच लेती है और अपनी डॉल को उस बूथ के अंदर डाल देती है। वो भूत उस डॉल को बुरी तरह से फाड़ देता है। ये सब देखकर काइटारो और आइको की हालत खराब हो जाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में ये लोग वापस घर आ जाते हैं। वहां काइटारो याओई को पढ़ा रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या वो सच में आत्माओं को देख सकती है। याओई बताती है कि वो उन्हें देख भी सकती है और पकड़ भी सकती है। आइको बताती है कि काइटारो कुछ साल पहले याओई के माता पिता की मौत हो गई थी, तभी से वो उसके साथ रह रही है। याओई को भूतिया जगहों पर जाना इसलिए पसंद है ताकि वो अपने मम्मी पापा की आत्मा को दोबारा ढूंढ सके। फिर हमें याओई का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो अपने मम्मी पापा के साथ हंसते खेलते घूम रही होती है। तभी अचानक
सभी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन याई इसमें बच जाती है। इसके बाद उसका आईक्यू पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो इंसानों के साथ साथ भूतों को भी देख पाने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बुरी आत्मा उसकी माँ की आत्मा को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद से याई को अपने डैड की आत्मा तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी माँ की आत्मा कभी भी उसे नहीं दिखती। आइको काइटारो को ये सारी बातें बताती है और समझाती है कि यही वजह है जिसके कारण याई बार बार भूतिया जगहों कर जाती है, ताकि वो दोबारा से अपनी माँ को ढूंढ सके। अब यहीं से सीन फिर से बदलता है और ये सभी दोबारा उसी कर्स टेलीफोन बूथ के सामने खड़े होते हैं। काइटारो की हालत अब भी बेहद खराब होती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने डर के मारे पैंट में पीली और गीली दोनों कर ली हों। काइटारो के हाथ में एक बुद्धा की मूर्ति होती है जो उसे उस ईविल स्पिरिट से बचाने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक उसका ग्लव वाला हाथ उसे जबरदस्ती फोन बूथ के अंदर खींच लेता है। उसकी हालत और खराब हो जाती है, जैसे अब वो मरने ही वाला हो। वो स्पिरिट काइटारो का गला दबाना शुरू कर देती है। इसी दौरान उसके हाथ से बुद्धा का स्टैचू नीचे गिर जाता है। काइटारो को लगता है कि ये मूर्ति काम क्यों नहीं कर रही। उसे लगता है कि अब उसका अंत तय है, लेकिन याई देख लेती है कि बुद्धा का स्टैचू काम कर रहा है, बस वो स्पिरिट बेहद ज्यादा खतरनाक है। अगले ही पल याई अपनी कमर के पीछे से 2 हथियार निकालती है और आसमान में कूदते हुए उस स्पिरिट से कहती है, अगर तुम वायलेंस को चूज करना चाहती हो तो लो फिर। वो बुद्धा के स्टैचू से फोन बूथ पर एक जोरदार हमला करती है। पूरा का पूरा बूथ तहस नहस हो जाता है। फोन के अंदर से एक जोरदार चीखने की आवाज आने लगती है। इसके बाद याई फोन की वायर भी काट देती है। फिर वो काइटारो के पास आकर उससे कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगी। जब ये सभी घर लौट रहे होते हैं, तब भी काइटारो को उसी स्पिरिट का एहसास होता है, क्योंकि वो फोन अब याई के पास होता है। घर पहुंचने के बाद काइटारो काफी परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। तभी आइको उसे बताती है कि जब वो फोन पर बात कर रहा था तब उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। ये सुनकर काइटारो खुद से पूछता है, क्या सच में मैंने ऐसा किया? वो सोचने लगता है कि वो जितना इन चीजों से भागने की कोशिश करता है, उतना ही वो इनके अंदर फंसता जा रहा है। फिर वो याई से पूछता है कि क्या उन्हें दोबारा उस जगह जाना होगा। याई जवाब देती है कि अब वहां दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अब कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद हमें याई का कमरा दिखाया जाता है, जहां वही टेलीफोन वाली आत्माएं होती हैं और बाकी आत्माएं उन्हें परेशान कर रही होती हैं, टॉर्चर कर रही होती हैं। याई काइटारो से पूछती है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो, कोडुकू? ये सुनते ही काइटारो हैरान हो जाता है और पूछता है, कोडुकू या कुकड़ुकू? याई उसे समझाती है कि कोडुकू का मतलब होता है कई जहरीले कीड़ों को एक जार में बंद कर देना, ताकि वे एक दूसरे को टॉर्चर करें और मार डालें। जो अंत में बचता है वो और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। काइटारो पहले ही डरा हुआ होता है। वो याई से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। अगले सीन में काइटारो यही सोचते हुए चल रहा होता है कि उसे बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मल लाइफ मिली थी, लेकिन अब वो फिर से इन्हीं चक्करों में फंस चुका है। जैसे ही वो आइको के घर पहुंचता है, याई दरवाजा खोलती है। उसके हाथ में एक डॉल देखकर काइटारो बुरी तरह डर जाता है। जब ये सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं, तब याई कहती है कि उन्हें दोबारा एक भूतिया जगह पर जाना है। काइटारो साफ मना कर देता है और बहाना बनाता है कि पहले एक आत्मा ने उसे कर्स दे दिया था और उसके इलाज के लिए उसे बार बार बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि सभी लोग कार में बैठे हुए जा रहे होते हैं। इससे साफ पता चलता है कि आइको और याई दोनों ने किसी तरह काइटारो को मना लिया है। उसकी हालत सच में बहुत खराब होती है, क्योंकि वो फिर से फंस चुका होता है। काइटारो को समझ नहीं आता कि आइको हर बार याई का साथ क्यों देती है। याई उससे पूछती है कि क्या उसे बार बार इलाज करवाना पड़ता है। वो जवाब देता है कि हाँ, उसे ऐसा करना पड़ता है। तभी आइको बताती है कि आज वे जिस टेम्पल में जा रहे हैं, वहाँ की पुजारिन काइटारो की ग्रैंडमदर हैं। इसके बाद ये सभी रास्ते में मस्ती करते हुए टेम्पल पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही काइटारो की दादी याई को देखती हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, अबे ओए, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसे लेकर यहाँ से जाओ। वो ये भी बताती हैं कि यही वो लड़की है जिसने बुद्धा के 5 स्टैचू तोड़े थे। इस पर याई कहती है, 5 नहीं 7। ये सुनकर दादी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। काइटारो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। काफी मनाने के बाद उनका गुस्सा शांत होता है। वो याई को वार्निंग देकर छोड़ देती हैं और काइटारो से कहती हैं, तुम मेरे साथ चलो, कर्स एक्सरसाइज करवाने का टाइम हो चुका है। इसके बाद उसकी दादी और एक और इंसान उसके हाथ पर कर्स की एक्सरसाइज करवाते हैं। वो उसे समझाती हैं कि अगर वो अच्छा खाना खाए और रोज एक्सरसाइज करे तो बुरी आत्माएं उस पर हावी नहीं होंगी।
काइटारो सोचता है कि अगर उसकी दादी उसके साथ न होती तो वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता। इसी दौरान याई उस कमरे में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन आइको उसे रोक लेती है। साथ ही उसे काइटारो के हाथ की एक फोटो दिखाती है जिसमें कई छोटी छोटी सफेद रंग की नसें दिखाई देती हैं, जो देखने में काफी अजीब लगती हैं। काइटारो की दादी एक डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके हाथ पर मौजूद सारी नसों को काट देती हैं। जैसे ही कर्स की एक्सरसाइज खत्म होती है, काइटारो और उसकी दादी बाहर आ जाते हैं। दोनों ही काफी थक चुके होते हैं। तभी आइको और याई भी वहां पहुंच जाती हैं। याई उनसे पूछती है, क्या मैं इन नसों को रख सकती हूँ? दादी जवाब देती हैं, हाँ तुम रख लो, वैसे भी तुम्हें भूतिया चीजें काफी पसंद है। इसके बाद दादी उन्हें बताती हैं कि इस मंदिर के बेसमेंट में एक बेहद खतरनाक डॉल रखी हुई है और वहाँ किसी का भी जाना सख्त मना है। अब हमें काइटारो दिखाया जाता है, जिसे रास्ते में एक डॉल मिलती है। उसे लगता है कि ये डॉल शायद उसकी दादी से गलती से गिर गई होगी। इसी वजह से वो उस डॉल को लेकर मंदिर के बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, जबकि वहाँ जाना सबके लिए मना होता है। इसी दौरान काइटारो की दादी बताती हैं कि जो भी बेसमेंट में जाता है वहां रखी सारी डॉल्स उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेती हैं। काइटारो को रास्ते में एक और डॉल मिलती है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने होते हैं और वो उसे लेकर बेसमेंट की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ उसकी दादी ये भी बताती हैं कि ये डॉल्स बेहद खतरनाक होते हैं और इनमें एक खास जापानीज डॉल है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब हमें मंदिर के बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां काइटारो उसी डॉल के साथ बैठा होता है। उसके चारों तरफ बहुत सारी डॉल्स रखी होती हैं जिनकी लाल आंखें चमक रही होती हैं। इसका मतलब साफ होता है कि काइटारो अब इनके कब्जे में आ चुका है। अचानक उस डॉल के सारे बाल काइटारो के मुंह में घुसने लगते हैं और उसे होश आ जाता है। वो उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। काइटारो अब बेहोश होने ही वाला होता है। तभी याई वहां पहुंच जाती है। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उस डॉल के बाल काट देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें इंसानों पर कब्जा करने की परमिशन किसने दी? वो उसी पल उस डॉल का सिर धड़ से अलग कर देती है और बाकी सारी डॉल्स को वार्निंग देती है, अगर तुमने दोबारा किसी इंसान पर कब्जा किया तो मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी, समझी? ये सुनते ही सारी डॉल्स दोबारा नॉर्मल हो जाती हैं। अब वहाँ काइटारो की दादी और आइको भी पहुंच जाती हैं। काइटारो सोचता है कि याई ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी जान बचाई है। इसके बाद ये सभी वापस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। काइटारो अपनी दादी से कहता है कि अब वो ये कह सकता है कि याई एक अच्छी लड़की है और उसकी पहली स्टूडेंट है, इसलिए वो उसका ख्याल रखना चाहता है। इस पर दादी कहती हैं, लेकिन इस लड़की ने जो बुद्धा के स्टैचू तोड़े हैं वो तुम्हें रास्ते में परेशान कर सकते हैं। जाते हुए उनके लिए गिफ्ट ले लेना और उनसे प्रे करना ताकि तुम सुरक्षित रहो। जाते समय काइटारो याई को एक छोटा सा गिफ्ट दिलाता है जिसमें बुद्धा के कई छोटे छोटे स्टैचू होते हैं। बदले में याई कहती है कि वो उसे अपने कमरे में ले जाएगी और अपना डॉल्स का कलेक्शन दिखाएगी। अगले सीन में याई उसे अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही काइटारो अंदर जाता है वो सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? याई जवाब देती है, हाँ बिल्कुल वही। इसके बाद याई बताती है कि उसने अपने कमरे में एक से बढ़कर एक बुरी आत्माओं को कैद कर रखा है। वो आगे जाकर एक डॉल को सामने रखती है और उसके सिर को काइटारो की कटी हुई नसों से जोड़ देती है। काइटारो ये सब देख रहा होता है और उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे ही याई उस डॉल को टच करती है उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। काइटारो सोचता है कि उसने तो सोचा था कि वो याई का ध्यान रखेगा, लेकिन जैसे जैसे वो उसके करीब जाता जा रहा है वो अपनी नॉर्मल लाइफ से और दूर होता जा रहा है। उसे लगता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। तभी पीछे से आइको आकर काइटारो के कंधे पर हाथ रखती है और वो और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद आइको उसे समझाती है कि जब से याई यहाँ आई है तब से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, इसलिए उसे शांत रहना चाहिए। आइको ये भी कहती है कि शायद याई आत्माओं को देख ही नहीं सकती और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। तभी याई कमरे से बाहर आती है और कहती है, मैं तुम सबको कुछ भी नहीं होने दूंगी और काइटारो तुम्हें भी, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे नाखून चाहिए। ये सुनकर काइटारो चौंक जाता है, क्या नाखून? अगले सीन में काइटारो दोबारा याई को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसका मन नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि आइको ने उसकी कितनी मदद की है, इसलिए वो वहां चला जाता है। जैसे ही आइको दरवाजा खोलती है काइटारो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। आइको बताती है कि जब से याई यहाँ आई है तब से उसे कोई परेशानी नहीं है। तभी अचानक याई आ जाती है और काइटारो के नाखून काटना शुरू कर देती है। अबे ओए, ये तुम क्या कर रही हो? काइटारो उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन याई बार बार उसके नाखूनों के पीछे पड़ी रहती है। काइटारो साफ मना कर देता है कि वो उसे अपने नाखून नहीं देगा।
तभी आइको कहती है, चलो दोबारा किसी भूतिया जगह पर चलते हैं, लेकिन काइटारो हमेशा की तरह फिर से मना कर देता है। जैसे ही आइको जाने की बात करती है, काइटारो उस पर काफी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद आइको और याई गाड़ी में बैठ जाती हैं। याई उससे पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? काइटारो गुस्से में उन्हें साफ मना कर देता है। याई कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम्हें भी भूतिया चीजें पसंद है, और क्या तुम्हें तुम्हारा कर्स नहीं पसंद? इस पर काइटारो कहता है, अरे ओए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे निकालकर फेंक देता। ये सुनकर याई काफी निराश हो जाती है। वो आइको से कहती है कि गाड़ी स्टार्ट करे। इसके बाद दोनों उस भूतिया जगह की तरफ निकल जाती हैं, जाते जाते काइटारो के बारे में ही बातें करती हुई। जाते हुए याई आइको को बताती है कि काइटारो के कर्ज को पूरी तरह दूर किया जा सकता है। ये सुनकर आइको काफी खुश हो जाती है और दोनों कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चली जाती हैं। इधर काइटारो भी टहलते टहलते एक मॉल में पहुंच जाता है ताकि वो याई के लिए कुछ ऐसा सामान ले सके जो उसकी पढ़ाई में मदद करे। रास्ते में याई आइको को बताती है कि वे दोनों एक ऐसी डिवाइन सिटी में जा रहे हैं जहां एक टेम्पल है। उस टेम्पल में उन बच्चों को दफनाया जाता है जो पैदा होने से पहले ही मार दिए जाते हैं। वहां माँ और बच्चे को दर्शाने वाले बुद्धा के बहुत सारे स्टैचू लगे हुए हैं। याई ये भी बताती है कि उस जगह पर एक देवी की आत्मा है जो अब पूरी तरह बुरी बन चुकी है। जब ये दोनों रास्ते में आगे बढ़ रही होती हैं तो उन्हें कई सारे भूत भी दिखाई देते हैं। इसके बाद वे मंदिर के सामने पहुंच जाती हैं। याई अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है और आइको से कहती है कि अगर वो 1 घंटे तक वापस ना आए तो आइको किसी को मदद के लिए लेकर आए। अब याई टेम्पल के बिल्कुल सामने खड़ी होती है और सोचती है कि रास्ते में आते हुए उसने बहुत सारी आत्माएं देखी थीं, लेकिन यहाँ उसे सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है। इसका मतलब बाकी सारी आत्माएं यहीं छुपी हुई हैं। टेम्पल के अंदर जाते हुए उसे रास्ते में बुद्धा के कई स्टैचू दिखाई देते हैं। जगह काफी सुनसान होती है और ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं मौजूद हो सकती हैं। हमें बताया जाता है कि इस जगह पर बहुत से बच्चों की आत्माएं हैं जिन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली है। वही सारी आत्माएं मिलकर एक बेहद ईविल आत्मा में बदल चुकी हैं। यहाँ तक कि इस जगह पर कई छोटी छोटी आत्माएं भी मौजूद हैं। तभी याई नोटिस करती है कि उसके सामने वही देवी की आत्मा खड़ी है और उसके चारों तरफ बच्चों की आत्माएं मंडरा रही हैं। याई कहती है, काइटारो, तुम्हें सही करने के लिए आज मैं इसी देवी का शिकार करूंगी। लेकिन तभी वो आत्मा याई पर अटैक कर देती है। पीछे से बुद्धा का एक स्टैचू आता है और सारे बच्चे मिलकर उस स्टैचू को याई के ऊपर गिरा देते हैं। इधर आइको बाहर याई का इंतजार कर रही होती है। उधर याई किसी तरह उन खतरनाक स्पिरिट से बचते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन वो पहले ही घायल हो चुकी होती है। इसके बाद याई अपनी पेपर डॉल्स निकालती है और अपने बालों को उनके साथ बांध देती है। हमें बताया जाता है कि ऐसा करने से पेपर डॉल्स आपकी डुप्लीकेट बन जाती हैं और आपके इशारों पर काम करती हैं। तभी अचानक एक बच्चे की आत्मा वहां आ जाती है। याई उससे कहती है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका होता है, इसलिए आइको मदद लेने के लिए काइटारो के पास पहुंच जाती है। पहले तो काइटारो साफ मना कर देता है, लेकिन जैसे ही आइको उसे बताती है कि याई ये सब कुछ उसी के लिए कर रही है, काइटारो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। इधर याई उस देवी की आत्मा से बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाती है। जैसे ही वो आत्मा उस पर हमला करने वाली होती है, याई एक पेपर डॉल को सामने कर देती है। उस आत्मा को लगता है कि वो पेपर डॉल एक बच्चा है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर याई वहां से भाग जाती है और सारी आत्माओं को अपनी पेपर डॉल से चकमा देकर घर की तरफ निकल जाती है। इधर काइटारो भी याई को बचाने के लिए मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है। वो बार बार याई को आवाज देता है। जैसे ही याई उसे देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि काइटारो के पीछे बहुत सारी आत्माएं लगी हुई होती हैं। याई तुरंत एक बुद्धा की मूर्ति की उंगली तोड़ देती है, कूदकर याई की गोद में आ जाती है और काइटारो उसे उठाकर वहां से भाग जाता है। भागते समय आइको की गाड़ी पर एक छोटा सा स्क्रैच आ जाता है। काइटारो, जो कि एक अच्छा इंसान होता है, पूरे खर्चे की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। शाम के वक्त काइटारो याई को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है। वो याई को थैंक्स कहता है कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया। तभी याई को अपने मम्मी पापा की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। फिर वो कहती है, अगर किसी ने भी मेरे दोस्तों पर उंगली उठाई तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो काइटारो से कहती है कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो उसे घर जाकर सब कुछ दिखाएगी। अगले सीन में ये सभी घर पहुंच जाते हैं। काइटारो याई को उसके कमरे में लेकर जाता है। याई उसे बताती है कि अगर हम इंसानों की कोई चीज जैसे बाल या नाखून डॉल के अंदर डाल दें तो इंसान पर आने वाली सारी मुसीबतें उस डॉल पर आ जाती हैं।
जैसे ही याई अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वहाँ बहुत सारी डॉल्स दिखाई देती हैं जो बुरी तरह टूटी हुई होती हैं। वो बताती है कि उसके ऊपर होने वाले सारे हमले इन्हीं डॉल्स पर आते हैं। याई ये भी बताती है कि वहाँ मौजूद हर डॉल के अंदर उसका कोई ना कोई हिस्सा है, जैसे बाल या नाखून। इसी तरह उसने सबको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये सब सुनकर काइटारो हैरान रह जाता है कि इतनी छोटी उम्र में ये बच्ची कितनी दूर की सोचती है। आखिर में याई वहाँ रखी सारी डॉल से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब इस उंगली की वजह से हुआ है और इसमें उसका कोई भी हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इस उंगली के साथ जो चाहे कर सकती हैं। ये सुनते ही सारी डॉल्स गुस्से में आ जाती हैं। वो इस उंगली वाली आत्मा पर हमला कर देती हैं, उसे बुरी तरह टॉर्चर करने लगती हैं। वो आत्मा याई से रो रो कर माफ़ी मांगती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। काइटारो ये सारा कुछ देखकर काफी हैरान हो रहा होता है और उसे ये समझ आ जाता है कि याई किस तरह से आत्माओं को कंट्रोल करती है। काइटारो उससे पूछता है कि वो ये सारा कुछ क्यों कर रही है, उसके पास इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? याई उसे बताती है कि जिस आत्मा ने उसकी माँ की आत्मा को कैद किया हुआ है वो वाली आत्मा काफी स्ट्रांग है और उससे लड़ने के लिए ही याई को काफी सारी आत्माएं चाहिए जो काफी स्ट्रांग हो। याई कहती है अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो वो पूरी की पूरी मूर्ति को ही उठाकर लाने वाली थी, जिससे काइटारो का कर्ज काफी जल्दी दूर हो सकता था। काइटारो ये कहता है अगर इससे मेरा कर्ज दूर हो सकता है तो पक्का उस लड़की का भी हो सकता है जिसे मेरी वजह से कर्ज लगा था। और हाँ, वो लड़की कोई और नहीं है, उसका नाम है आइको। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको ने याई को अपने हाथ का ग्लव उतार कर दिखाया था और याई ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि उसके हाथ में भी सेम वैसा ही कर्ज होता है जैसे कि काइटारो के हाथ में है। अब प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि याई काइटारो को ये समझा रही होती है कि जिस आत्मा ने उन दोनों को ये कर्ज दिया है, अगर वो उसे ही खत्म कर दे तो ये कर्ज खत्म किया जा सकता है। काइटारो ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो आइको के बारे में सोचता है कि वो ऐसा करके आइको को फ्री कर सकता है। जिसके बाद वो याई से ये कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। याई उसे समझाने का काफी ट्राई करती है कि वो ऐसा करके उन दोनों की लाइफ को दोबारा से नॉर्मल कर सकता है। जिसके बाद काइटारो दोबारा से आइको के बारे में सोचना शुरू करता है कि उसने उसकी लाइफ को नॉर्मल करने में काफ़ी हेल्प की है और साथ ही में वो ये भी सोच रहा होता है क्या उसे दोबारा से इन्हीं चीज़ों में पड़ना चाहिए जिससे वो हमेशा ही भागता रहा है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइको कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या पहनना है। काइटारो उसे कहता है अरे ओए, जो भी पहन रही हो जल्दी पहनो। हाँ। काइटारो जैसे ही ये देखता है तो वो ये सोचता है कि आइको की सोशल लाइफ काफी अच्छी है, पर फिर भी वो मेरे साथ है। काइटारो अपने आप को अब भी उसी बात के लिए कोस रहा होता है कि उसी की वजह से ही आप, और तभी अचानक से आइको उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है क्या तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ताकि तुम मेरे साथ पढ़ सको और मैं तुम्हारे साथ एक ही क्लास में पढ़ना चाहती हूँ। अब ये दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर आइको उससे कहती है कि काइटारो को एक भूतिया कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, पर काइटारो इस चीज़ के लिए मना कर रहा होता है और साथ में वो ये सोचता है कि आइको को भूतिया चीज़ें हमेशा से ही काफ़ी अच्छी लगती हैं, पर उसकी वजह से ही वो इन चीज़ों से दूर है। लेकिन भाई आइको इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद काइटारो उसकी बात मान जाता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे भूत वाले क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर टीचर उन सभी को पहले ही वार्न कर देते हैं कि ये वाली कहानी काफ़ी भूतिया होने वाली है और हाँ, ये एक सच्ची घटना है, तो अपने कान और आंखें खोलकर सुनना और साथ में दिलों को संभाल लो। यहाँ पर वो इन सभी को एक कैसेट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है सोशाई, और इसमें एक बच्चे ने अपने आप को आग लगाकर जान से मार लिया था। साथ में वो ये कहते हैं कि जो भी इस वीडियो को देखता है वो भी अपने साथ रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही करता है। ये सुनते ही काइटारो की और भी ज्यादा फट जाती है, लगता है मैं दोबारा से मरने वाला हूँ। अब अगले पल ये वीडियो स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर एक लड़का सामने बैठा होता है और उसके आसपास काफी सारी परछाइयाँ भी होती हैं जो कि यहाँ पर कैरोसिन को फैलाने में उसकी हेल्प कर रही होती हैं। पर जैसे ही ये लड़का दोबारा से अपनी चेयर पर बैठता है तो वो दिखने में काइटारो की तरह लग रहा होता है। काइटारो उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और साथ में आइको भी। अगले पल वो अपने आप को आग लगा लेता है और तभी ये वीडियो एंड हो जाती है, यानी कि फिल्म की समाप्ति। टीचर भी इस वीडियो को देखने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है जब मैंने पहले इस वीडियो को देखा था तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, और ये बोलते ही वो यहाँ से भाग जाता है। मैं जा रहा हूँ बंगाली बाबा को बुलाने के लिए। अब देखते ही देखते पूरी क्लास खाली हो जाती है और यहाँ पर बस यही 3 बच्चे बचते हैं। तभी याई देखती है कि उसके पास जो डॉल है वो अपने आप ही जलनी शुरू हो गई है और याई उन सभी को ये बताती है कि इस डॉल के अंदर हमारे नाखून हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक हम सारे मारे जाते।
जिसके बाद याई इस टेप के ऊपर नमक डाल देती है और इसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। साथ में वो ये बताती है कि ये वाली आत्मा मेरी आत्मा से काफी स्ट्रांग है और इसीलिए वो जल गई। जिसके बाद वो इस कैसेट वाली आत्मा को एक बॉक्स में रख देती है और उसके सामने वही वीडियो प्ले कर देती है, जिससे ये वाला कर्ज इसी आत्मा को लग जाए, यानी कि नहले पे दहला। पर जैसे ही याई इस वीडियो को चालू करती है तो काइटारो का हाथ जलना शुरू हो जाता है और वो उसे काफी जल्दी बुझाता है, लेकिन उसकी फटकर 4 हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये सारे यहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, पर ये कार और ट्रेन से भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर भी सभी की जानों को काफी खतरा है और ये कर्ज काइटारो के ऊपर लग चुका है, तो उसके साथ साथ बाकी लोग भी जल सकते हैं। तो वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जाओ, ये सारा कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। काइटारो इस टाइम काफी परेशान हो रहा होता है। तभी आइको उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे वो वक्त याद दिलाती है जब काइटारो ने उसकी हेल्प की थी और उसे एक एक्सीडेंट में बचाया था। काइटारो भी उन सारी बातों को याद करता है कि कैसे आइको ने हमेशा ही उसका साथ दिया है, और ये सारी बातें याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ये सारे कार में बैठ जाते हैं और काइटारो को पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता है। बस उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ होता है ताकि ये वाला घोस्ट काइटारो को जला ना पाए, और अगर गलती से उसके हाथ में आग लगती है तो इसे आसानी से बुझाया जा सके। जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो याई इस गार्डन में वीडियो को भी स्टार्ट कर देती है और अगले पल हम ये देखते हैं कि काइटारो के हाथ में आग लग जाती है और वो इसे बुझाने के लिए अपने हाथ को विंडो से बाहर कर देता है, जिससे आग काफी आराम से बुझ जाती है। लेकिन अगले पल ये कार्टन बॉक्स काफी जोर से हिलना शुरू हो जाता है और उसके हाथ में दोबारा से आग लग जाती है। अबे ओए, ये क्या हो रहा है? अब ये आग बार बार काफी तेज हो रही होती है और याई ये समझ जाती है कि ये वाला भूत अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही लाइट ग्रीन होती है तो आइको कार को काफी तेजी से भगाती है, जिसे फाइनली काइटारो के हाथ में लगी हुई आग बुझ जाती है और ये कार्टन बॉक्स भी हिलना बंद हो जाता है। याई को ऐसा लगता है कि ये वाली आत्मा हार चुकी है और याई इसे ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। और जैसे ही ये सारे काइटारो के हाथ का इलाज करवा कर वापस आ रहे होते हैं तो आइको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि आखिरकार उस इंसान के साथ क्या हुआ था, और वो ये बताती है कि सारे लोग उसे काफी ज्यादा परेशान किया करते थे और बाद में उन लोगों ने उसकी फैमिली को भी परेशान करना शुरू कर दिया और इससे तंग आकर उस इंसान ने अपने आप को आग लगा ली। आइको ये कहती है कि ऐसा होने के बाद उस इंसान की आत्मा ने उन सारे लोगों को भी जान से मार दिया और ऐसे ये कर्स एक के बाद एक आगे बढ़ता जा रहा था। और फिर हमें याई का एक पास्ट दिखाया जाता है जहां पर उसके पास वही घास वाली डॉल होती है और वो ये कहती है कि तुमने काइटारो को नुकसान पहुंचाया है तो इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। ऐसे ही बातें करते करते ये दोनों भी अपने घर आ जाते हैं और आइको भी अपनी अलमारी में घुस जाती है जहां पर उसने काइटारो की काफी सारी पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं। और फिर हमें ये पता लगता है कि आइको एक साइको है जो कि काइटारो से काफी ज्यादा प्यार करती है। वो अपने आप को बार बार मुसीबत में इसीलिए डालती है ताकि काइटारो उसकी हेल्प करे और वो उसके और भी ज्यादा करीब आ जाए। जिसके बाद काइटारो अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने के लिए उनके पास आ जाता है और वो ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपने आप को भूतों से दूर रख पाए और साथ में लोगों से ज्यादा कनेक्ट भी कर पाए। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर आइको ने उसके लिए काफी सारा सामान खरीदा होता है ताकि काइटारो सभी के साथ काफी अच्छे से घुल मिल पाए और वो देखने में एकदम सोना मुंडा लगे। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहां पर काइटारो की इस बात से काफी ज्यादा फट रही होती है कि वो इन सारे लोगों से बातें कैसे करे। तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि इस क्लब का हेड है और इसका नाम है नागायामा, और वो काइटारो को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और यहाँ से चला जाता है। अब भाई इससे काइटारो में जोश आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे कुछ भी करके नए दोस्त बनाने होंगे। इस तरफ आइको काइटारो के ऊपर नजर बनाए हुए है, यहाँ तक कि वो उसकी हार्ट बीट भी मॉनिटर कर रही होती है। तभी अचानक से याई यहाँ पर आ जाती है और आइको उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। याई उसे ये पूछती है, तुम ये क्या कर रही थी और तुम रो रही हो क्या? याई उससे बात करने का बहाना करती है और जैसे ही आइको उसके जाल में फंसती है तो याई उसके लैपटॉप को चेक कर लेती है और उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि आइको ने काइटारो के लिए जो कपड़े खरीदे थे उन सभी के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि वो पूरी तरह से काइटारो को मॉनिटर कर रही है। याई उससे ये पूछती है क्या वो सच में काइटारो से प्यार करती है और आइको ये बताती है कि हाँ, वो काइटारो से काफी ज्यादा प्यार करती है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि इस लैपटॉप में से भूतों की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आइको ये बताती है कि ये तो काफी नॉर्मल है, काइटारो के आसपास से हमेशा ही ऐसी आवाजें आती रहती हैं।
फिर हम काइटारो को देखते हैं जो कि इन दो लोगों के साथ एक जगह पर आ जाता है और वो इनसे दोस्ती करने का ट्राई कर रहा होता है। काइटारो उनसे कहता है, वैसे मेरा नाम है काइटारो और मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट से हूँ, तुम दोनों कहाँ से हो और तुम्हारे नाम क्या क्या है? ये दोनों भी अपने बारे में थोड़ा सा बताते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। काइटारो को समझ नहीं आता कि अब वो आगे इनसे क्या बात करे। यहाँ पर ये दोनों बैठे हुए काइटारा को मॉनिटर कर रहे होते हैं और साथ में उसका काफी गंदा मजाक भी बनाते हैं। आइको ये बताती है, जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो हमें उनसे बार बार सवाल करने चाहिए ताकि कॉन्वर्सेशन जारी रहे। जिसके बाद वही बंदा काइटारो के पास दोबारा से आ जाता है, यानी कि इस क्लब का प्रेसिडेंट, जिसका नाम है नागायामा, और वो काइटारो से कहता है कि वो इस पार्टी को खत्म करने के बाद उसके साथ चले उसके घर पर। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काइटारो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग और भी होते हैं और नागायामा उन सभी को लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में उन्हें काफी सारी चीजें बताता है। पर तभी काइटारा को यहाँ पर किसी भूत के होने का एहसास होता है और वो ये बात नागायामा से कहता है और नागायामा ये सुनते ही काफी ईविल स्माइल करता है और काइटारो को एक स्टोरी सुनाता है। अरे बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो कि रियो यूनिवर्सिटी में एक ऐसा क्लब है जहाँ पर सारे लोग अपने आप ही सुसाइड कर लेते हैं और जब भी नए बच्चे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जहाँ कर्स, दोस्ती और ऑब्सेशन के बीच केतारो और याई की जिंदगी और भी ज्यादा डार्क होती जा रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या केतारो अपने कर्स से कभी आजाद हो पाएगा? और क्या आइको का प्यार सच में प्यार है या फिर एक खतरनाक जुनून? अगर आपको ये एनिमे लोर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे की स्टोरी और भी ज्यादा डार्क, इमोशनल और शॉकिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब एक नया राज और एक नया कर्स सामने उसके अंदर आएगा। शामिल होते हैं तो वो भी एक एक करके मारे जाते हैं और वो क्लब फिर भी बंद नहीं हुआ, जिसके बाद काफी सारे बच्चे उसके अंदर आते रहे और ऐसे ही मारे जाते हैं। काइटारो उनसे पूछता है कि आखिरकार उस क्लब को अभी तक रोका क्यों नहीं गया। वो ये बताते हैं कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो क्लब अपना नाम चेंज कर लेता है और कोई भी आज तक उस क्लब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि उस क्लब में सारा कुछ चेंज हो जाता है सिवाय एक नाम के, और मुझे ऐसा लगता है कि वही नाम ये सारा कुछ करवा रहा है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइटारो की काफी ज्यादा फट रही होती है और नागायामा उससे कहते हैं कि वो इंसान जो ये सारा कुछ करवा रहा है वो भी उन बच्चों के साथ मारा जाता है, लेकिन वो दोबारा से जिंदा हो जाता है और हर बार अपने फेस को चेंज कर लेता है, इसीलिए उसे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। काइटारो ये सारी बातें काफी गौर से सुनते हुए जा रहा होता है। नागायामा उससे कहते हैं, क्या तुम उस इंसान के नाम के बारे में जानना चाहते हो? वैसे उसका नाम है नागायामा। अगले पल काइटारो बेहोश हो जाता है क्योंकि नागायामा ने उसके पानी में एक दवाई मिलाई हुई थी। इस तरफ याई और आइको भी ये सारा कुछ देख रहे होते हैं। याई आइको से कहती है कि इससे पहले ज्यादा देर हो जाए हमें काइटारो की हेल्प करनी होगी। अब ये दोनों भी उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही काइटारो की आंखें खुलती हैं वो ये देखता है कि उसके गले में फांसी का फंदा लगा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मुंह भी बंद है और उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जिनके गलों में भी फांसी के फंदे हैं। ये दोनों भी काइटारो को बचाने के लिए फुर्ती से जा रहे होते हैं। याई ये चेक करती है कि टी डिपार्टमेंट कहाँ पर है, पर वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि इस जगह पर पहले ही 133 लोग मारे जा चुके हैं। पर याई को ये बात समझ नहीं आती कि वहां पर एक आत्मा है जो कि काफी सारे बच्चों को जान से मार रही है, पर वो आत्मा टी डिपार्टमेंट में ही क्यों है। अब आइको उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि टी डिपार्टमेंट रियो यूनिवर्सिटी से काफी पास में है और वहां पर हर साल नए बच्चे आते हैं, तो वो आत्मा ज्यादा बच्चों को जान से मार पाती है और उस आत्मा का नाम है नागायामा। कुछ टाइम के बाद ये दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही ये दोनों अंदर जाते हैं तो उनके सामने नागायामा खड़ा होता है जिसने काइटारो को फांसी के फंदे पर लटकाया होता है और वो याई को हाथ से उठा लेता है। पर तभी याई उसके मुंह में वाइन की बोतल घुसा देती है, जिससे नागायामा को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो इन सभी को जलाने का ट्राई करता है, पर याई उसके लाइटर को दूर फेंक देती है और याई उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर से भूत दूर हो चुका है, पर अब भी तुम इन सभी को जान से मारना चाहते हो, तो ऐसा क्यों? अगले पल वो इस बंदे के ऊपर वाइन की बोतल से अटैक करती है, जिससे ये बंदा एक ही बार में बेहोश हो जाता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका असली नाम है माकी, और इसका नाम नागायामा नहीं है। नागायामा उस आत्मा का नाम है जो कुछ टाइम पहले इसके अंदर थी, पर अब वो बाहर आ चुकी है। याई इस बंदे को बांध देती है और वो ये कहती है कि तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम इन सारे लोगों को जान से मार दो। जिसके बाद ये सारे के सारे लोगों को नीचे उतार देते हैं और यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, इससे पहले यहाँ पर पुलिस आ जाए। पर काइटारो को ये बात समझ नहीं आती कि वो भूत सभी को मारने के लिए फांसी के फंदे का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा था। अब ये आत्मा दोबारा से इस बंदे की बॉडी में आ जाती है और खुद को जान से मार लेती है। इस तरफ काइटारो को दोबारा से भूत के होने का एहसास होता है, जैसे कि उसके आसपास एक काफी खतरनाक भूत हो।
अब याही उसे ये बताती है कि वो इंसान मारा जा चुका है जिससे उसकी आत्मा को नागायामा की आत्मा ने खा लिया है और इससे ही वो स्ट्रांग होती जा रही है। जिसके बाद याई काइटारो के मन का शक दूर करती है कि वो आत्मा सभी को मारने के लिए फांसी के फंदे का ही इस्तेमाल क्यों कर रही थी, कि ऐसा करने से मरने वाले इंसान की आत्मा और नागायामा की आत्मा दोनों ही एक लेवल पर आ जाती है, जिससे उस आत्मा को खाना काफी आसान हो जाता है। फिर हम याई के हाथ में एक छोटी सी डॉल को देखते हैं जिसमें उसने नागायामा की आत्मा को कैद कर लिया है। फिर हमें ये बताया जाता है कि इसी दिन के बाद से यहाँ पर सुसाइड्स होनी बंद हो गई। जब ये सारे वापस से जा रहे होते हैं तो काइटारो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो ये कहता है कि मैं इस बार भी नए दोस्त बना नहीं पाया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले साल से भी इन चीजों में कुछ ज्यादा ही पड़ रहा हूँ, जिससे मेरी लाइफ की वाट लग चुकी है। याई उसे समझाते हुए ये कहती है कि तुम भूतों की तरफ नहीं जाते बल्कि भूत तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम्हें उनसे फाइट करना सीखना चाहिए। आइको ये कहती है, ये हुई ना बात, हाँ वो सब तो सही है, पर तुम्हें मेरी लोकेशन के बारे में पता कैसे लगा? याई उसे कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि लड़कियों में सिक्स्थ सेंस होते हैं, और उसी से हमने पता लगा लिया। जिसके बाद ये सारे कैंपिंग करने के लिए बाहर आ जाते हैं और काइटारो को ऐसा लगता है कि ये दोनों उसे यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हैं ताकि वो पुराने इंसिडेंट को भूल पाए। आइको उससे कहती है कि याई काफी लंबे टाइम से उसके साथ है, पर कभी भी याई ने उसे बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं किया, पर अब तुम आ चुके हो तो हम सारे बाहर जा सकते हैं। और अब ये दोनों मिलकर काइटारो का मजाक बना रहे होते हैं और उसे छेड़ना शुरू करते हैं। जिसके बाद काइटारो और याई फिश पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर उन दोनों के हाथों में कोई भी फिश नहीं लगती। याई उससे पूछती है, क्या तुम अब मेरा साथ देने के लिए तैयार हो भूत पकड़ने के लिए? काइटारो उससे कहता है कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन तुम्हें किस बात में दिक्कतें आ रही हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? काइटारो उससे कहता है, अगर भूत पकड़ते हुए मेरा ये कर्स मेरी पूरी बॉडी में फैल गया या फिर तुम्हें और आइको को कुछ हो गया तो क्या होगा? उसे याई की काफी चिंता हो रही होती है, पर याई उससे कहती है, तो चलो फिर एक कंपटीशन करते हैं, जो भी हम दोनों में से ज्यादा मछलियां पकड़ेगा उसकी बात मानी जाएगी। अब इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, पर एक भी मछली इन दोनों के हाथ नहीं लगती। इसके बदले में ये मेंढक और काफी सारी और चीजें पकड़ लेते हैं। थक कर ये दोनों दोबारा से कैंप में आ जाते हैं, जहां पर आइको ने इन सभी के लिए पहले ही खाना बनाया होता है। ये मस्ती से खाना खाकर रात में सो जाते हैं, लेकिन भाई सोई तो बस यहाँ हुई है और ये दोनों आराम से गप्पे लड़ा रहे होते हैं। आइको उसे लेकर एक वॉक पे आ जाती है और ये दोनों काफी गहरी बातें कर रहे होते हैं। आइको उसे कहती है कि वो काफी लंबे टाइम से अपने कर्ज के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो और काइटारो इस कर्ज से फ्री हो पाएं। साथ में वो ये भी कहती है कि मैं भूतिया जगहों पर इसीलिए जाती हूँ ताकि मैं इस कर्ज को दूर कर पाऊं। ये सुनते ही काइटारो काफी शॉक्ड हो जाता है और अगले पल आइको उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। वो कहती है कि मुझे एक और चीज काफी अच्छी लगती है और वो हो तुम। पर अगर मैं किसी ऐसी जगह पर जाना चाहूं जहां पर काफी सारे भूत हों, क्या तुम मुझे जाने दोगे? बस मुझे तुम्हारा एक प्रॉमिस चाहिए। अगर तुम कहीं भी जाती हो तो तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना होगा। काइटारो ये सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे हम दोनों का ये कर्ज दूर करना होगा और इसके लिए वो आइको से प्रॉमिस कर लेता है। इसके बाद ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक आइको को इस पुल के ऊपर एक आत्मा दिखती है जो कि इस पुल से नीचे कूद रही होती है। आइको उसे देखकर काफी शॉक्ड और डरी हुई होती है। वो काइटारो से पूछती है, क्या तुम्हें भी वहां कुछ दिखा? पर काइटारो को वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता और वो इस बात से साफ मना कर देता है। जैसे ही ये दोनों अपने कैंप में आकर सो रहे होते हैं, तभी अचानक से वही पुल वाला भूत यहाँ पर आ जाता है। काइटारो बाहर देखता है तो आइको उसी पुल की तरफ जा रही होती है, जैसे उसे किसी ने अपने कब्जे में किया हुआ हो। काइटारो उसे जाकर पकड़ लेता है और याई की भी आंख खुल जाती है। अब ये दोनों आइको के पास बैठे होते हैं और याई ये बताती है कि इसके ऊपर एक ऐसे भूत ने कब्जा कर लिया है जो कि इसे अपने इशारों पर चला रहा है और उसे एक बिना दिमाग वाली डोल में कैद करना काफी मुश्किल है। काइटारो उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि आइको ने उसे उस पुल के बारे में बताया था, जिसके बाद वो उसे लेकर उसी पुल पर आ जाता है और याई पीछे खड़ी हुई ये सारा कुछ देख रही होती है ताकि वो सही मौके पर अटैक कर सके। काइटारो कॉल पर याई को ये बताता है कि उसे सामने पुल पर एक भूत दिखाई दे रहा है और वो कहती है कि हाँ, उसे मैं भी देख सकती हूँ। इसके बाद हमें इन सब का प्लान बताया जाता है कि कैसे वो इस भूत को पकड़ने वाले हैं, जिससे आइको दोबारा से आजाद हो जाएगी। ये सारे ऐसा ही करने का ट्राई करते हैं, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब भी आइको इस पुल से नीचे कूदने के लिए जा रही होती है। काइटारो उसे रोकने का ट्राई करता है, पर तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे भूत आ जाते हैं जो कि याई की डोल को खींचना शुरू कर देते हैं, यानी उसे फाड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। अचानक से ये सारे भूत काइटारो पर अटैक कर देते हैं, जिससे वो आइको के साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन उसकी कमर पर रस्सी बंधी होती है जिससे वो बच जाते हैं। याई भी इस बात को समझ जाती है कि इन सारे भूतों ने आइको का सहारा लेकर काइटारो पर अटैक किया और वो पहले से ही काइटारो को मारना चाहते थे।
अब ये सारे भूत मिलकर इस डोल के अंदर से आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी याई उन सभी के ऊपर नमक फेंक देती है, जिससे वो सारे पीछे हट जाते हैं। पर एक भूत इसमें ट्रैप हो जाता है। याई उससे कहती है कि मैं बस 3 तक गिन रही हूँ, जल्दी से इस डोल में आ जाओ वरना बाकी की आत्माएं तुम्हें खा जाएंगी। ये सुनते ही उस भूत की काफी ज्यादा फट जाती है और वो जल्दी से इस डोल में आ जाता है। याई ये बताती है कि इस जगह पर टोटल 10 आत्माएं हैं, जिनमें से उन्होंने 2 को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 8 बाकी है। फिर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर काइटारो और याई बातें कर रहे होते हैं और सारा प्लान डिस्कस करते हैं कि कैसे वो इन सारे भूतों को पकड़ने वाले हैं। इसलिए वो काइटारो का सहारा ले रही होती है। अब जैसे ही काइटारो आइको को लेकर पानी की तरफ जा रहा होता है, वो देखता है कि उसके पीछे काफी सारे भूत आ जाते हैं और उन्हीं में से एक भूत आइको को भी अपने कब्जे में कर लेता है, यानी वो भी उसके वश में आ जाती है। काइटारो ये सारा कुछ देखकर घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब आइको उसके पास आती है और एक भूत को उसके मुंह में डालने का ट्राई करती है, जिससे काइटारो भी इस भूत के वश में आ जाए। लेकिन तभी अचानक वो अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और गटाक से पी जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर याई ने काइटारो को थोड़ी सी वाइन दी थी, जिसे पीने के बाद वो भूत को आराम से बाहर निकाल सकता है। साथ में वो चावलों से बनी हुई कुछ डोल्स भी देती है। अगर वो इसे पीने के बाद इस डोल के ऊपर थूकता है तो वो भूत इसके अंदर कैद हो जाएगा। यही इन सब का प्लान होता है। अब ऐसे ही ये दोनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। याई ने भी काफी सारे भूतों को पकड़ लिया होता है और वो ये बताती है कि जो भूत उसने टेंपल में पकड़ा था, उसने एक भूत को खा लिया है। इसके बाद याई अपने पास से कुछ स्क्रू ड्राइवर्स निकालती है और सीधा डोल्स में घुसा देती है और सामने भूतों को वार्न करती है कि अगर तुम भी अपनी सलामती चाहते हो तो जल्दी से डोल्स में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ काफी बुरा हो सकता है। ये सुनते ही सारे भूतों की भी फट जाती है और वो जल्दी से इन डोल्स में आ जाते हैं। याई उनसे पूछती है कि जल्दी से तुम मुझे बताओ कि तुम में से किसने आइको को अपने कब्जे में किया हुआ है। पर ये भूत कुछ भी नहीं बोलते, जिसके बाद वो एक कटर निकालती है और सीधा एक डॉल में घुसा देती है। अब ये सारी डॉल्स आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन से भूत ने आइको को अपने कब्जे में किया हुआ है। तुम मुझे इसकी बॉडी से बाहर निकालने की काफी कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, याई उससे कहती है। अरे ओए मुन्ना, मैंने पहले ही नर्क देखा हुआ है, तो अब तुम्हारी बारी है पूरी जिंदगी मेरी इस डॉल में सड़ने की। अब ये टेंपल वाला भूत उसको खा लेता है और बाकी की बची हुई डॉल्स फट जाती हैं। अब ये दोनों आइको को लेकर दोबारा से कैंप में आ जाते हैं और उसे आराम करने के लिए कहते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आइको की आंख खुल जाती है और वो काइटारो से मिलने के लिए उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो काइटारो से कहती है कि उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि काइटारो ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प की है। इसके बाद वो उसके सामने अपने प्यार का इजहार करती है। काइटारो ये सुनते ही काफी हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो भी आई लव यू टू बोलकर उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब ये दोनों घर आ जाते हैं, जहां पर काइटारो आइको से कहता है कि वो भी उसका साथ देने वाला है भूत पकड़ने में। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं कुछ भी करके अपने इस कर्ज को दूर करूंगा और तुम्हारा भी। लेकिन जब काइटारो अडेले में ये सारी बातें कर रहा होता है तो आइको बाहर खड़ी हुई ये सारा कुछ सुन रही होती है। वो कहती है कि उसने काइटारो के ऊपर काफी मेहनत की है, पहले उसे कोचिंग ले जाने में और बाद में उसे भूतिया चीजों में डालने में। अब वो एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देती है, जिससे साफ लगता है कि आइको के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, यानी काइटारो की दोबारा से वाट लग सकती है। इसके बाद काइटारो याई के साथ भूत पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन अब भी उसे ये समझ नहीं आता कि उस ब्रिज पर इतने सारे भूत आखिर क्या कर रहे थे। तभी याई उसे बताती है कि वैसे तो भूत एक साथ नहीं रहते, लेकिन उनके वहां रहने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, उन्हें पता ही ना हो कि वो मर चुके हैं। दूसरा, वो सभी एक ही जगह से कनेक्टेड हों और वहीं बंधे हुए हों। और तीसरा, वो सभी मिलकर किसी और ज्यादा खतरनाक भूत से बचने की कोशिश कर रहे हो। काइटारो उससे पूछता है, क्या तुमने कभी कोई खतरनाक भूत देखा है? याई बताती है कि जिस भूत ने मेरी माँ की आत्मा को पकड़ा हुआ है वो काफी खतरनाक है। वो कहती है कि उस भूत की पावर बहुत ज्यादा है और इसीलिए मैंने उसे एक नाम दिया है, मौत का भूत। अगले पल हम एक आत्मा को देखते हैं जो काफी सारी छोटी छोटी आत्माओं को खा रही होती है और वहीं से हमें याई की माँ की आवाज भी सुनाई देती है। अब ये दोनों कमरे में आते हैं, जहां याई काइटारो को एक कॉइन देती है और बताती है कि इस मैप में जहां जहां भूत होंगे ये कॉइन हमें उसके बारे में बता देगा। जैसे ही इन्हें लोकेशन मिल जाती है वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक काइटारो नोटिस करता है कि आइको पहले से ही बाहर रेडी खड़ी है। वो याई को बताता है कि मैंने इससे प्रॉमिस किया है कि हम जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। जाते वक्त काइटारो काफी घबराया हुआ होता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वो आइको के घर जाता है, लेकिन घंटी बजाने में उसकी काफी फट रही होती है। जैसे ही आइको सामने आती है वो उसे फोर्स करती है कि काइटारो उसे गर्लफ्रेंड बुलाए। बहुत परेशान होने के बाद काइटारो आखिरकार मान जाता है और कह देता है कि हाँ, आज से हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं।
अब प्रेजेंट में काइटारो सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके आइको और याई को बचाना होगा, क्योंकि मैं भूतों को सेंस कर सकता हूँ तो मैं किसी भी मुसीबत को पहले ही भाप लूंगा। याई ये देखकर उससे कहती है, अरे ओए टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। काइटारो सोचता है कि मुझे भी इसकी तरह ही पावरफुल बनना है। ऐसे ही बातें करते करते ये सब एक जगह के सामने पहुंच जाते हैं जो एक बहुत बड़ा टनल होता है। इसका नाम है एस टनल। आइको बताती है कि ये जगह इस शहर की सबसे भूतिया जगह है। यहाँ पर एक औरत की आत्मा और उसका बच्चा देखा गया है। कई बार ये औरत गाड़ी के पीछे रेंगती हुई दिखाई देती है या फिर छत से उल्टी लटकी हुई, और अगर कोई यहाँ से पैदल गुजरने की कोशिश करे तो ये भूत उसका हाथ भी पकड़ लेती है। ये सब सुनकर काइटारो की हालत और भी खराब हो जाती है, लेकिन आइको और याई दोनों ही आगे जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती हैं। यहाँ तक कि आइको अपने साथ कैमरा भी लेकर आती है। जैसे ही काइटारो आगे बढ़ता है उसे टनल की दीवार पर कुछ महसूस होता है। जब वो उसे छूकर देखता है तो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। तभी पीछे से आइको उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे काइटारो खुश हो जाता है। लेकिन जब वो पीछे देखता है तो वहां आइको नहीं होती, वो काफी दूर खड़ी होती है। ये देखकर उसकी और भी ज्यादा फट जाती है। ये कौन था? याई अपनी एक डॉल निकालती है ताकि वो इस आत्मा को पकड़ सके, लेकिन वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। काइटारो कहता है कि मैं अभी भी उस भूत को महसूस कर पा रहा हूँ। अब ये सभी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और दोबारा से टनल में जाने की कोशिश करते हैं। काइटारो पूछता है कि हम फिर से टनल में क्यों जा रहे हैं। आइको जवाब देती है, क्योंकि हम यहाँ भूत पकड़ने ही तो आए हैं। या ये बताती है कि कोई भी भूत हमारे घर का या गाड़ी का दरवाजा तब तक खोल नहीं सकता जब तक हम उसे अंदर एंट्री न दें, तो हम सारे यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक भूत आ जाता है और इसको देखकर ये सारे हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी याई गाड़ी को स्टार्ट करती है और इस भूत को एक जोरदार टक्कर मारती है। ये दोनों उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। याई उन्हें बताती है कि भूत 3 तरह के होते हैं। पहला वो जो गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता, और दूसरा जो एक बार अंदर आ गया तो बाहर नहीं जा सकता, और तीसरा जिसे हम गाड़ी से टक्कर मार सकते हैं। और ये वाला वही था। याई इस गाड़ी का दरवाजा खोल देती है और साथ में काइटारो को एक डॉल भी देती है। जैसे ये भूत अंदर आता है तो काइटारो इसे पकड़ लेता है, लेकिन अब भी काइटारो की काफी ज्यादा फट रही होती है। लगता है आज मैं मरने वाला हूँ, ये मेरा आखिरी दिन है। अब काइटारो को ऐसा लगता है एक आत्मा उसके साइड में बैठी हुई है, पर जैसे ही वो वहां देखता है तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता, यानी कि ये उसका बस एक वहम है। और अगले पल ये सारे घर पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही काइटारो अपने घर में जाता है तो वो टनल वाली आत्मा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। काइटारो जैसे ही नहाने के बाद सोने का ट्राई करता है, तभी अचानक से वो भूत काइटारो को पकड़ लेती है और उसे पैरों से उठा देती है। याई को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इस वाली डॉल में वो टनल वाली आत्मा नहीं है, यानी कि उस आत्मा ने हमें धोखा दिया है और हमें काइटारो को बचाना होगा। अगले सीन में ये दोनों काइटारो के घर पर आ जाते हैं, जहां पर उसकी मॉम इन दोनों का वेलकम करती है। याई उन्हें बताती है कि काइटारो गलती से हमारा फोन लेकर यहाँ पर आ गया है, तो इसीलिए हम उससे मिलना चाहते हैं। अब ये दोनों उसके कमरे के सामने आ जाते हैं। याई आइको से कहती है कि वो बाहर वेट करे और वो खुद कमरे के अंदर चली जाती है। अब ये भूत याई के एकदम सामने होता है और जैसे ही वो आगे जाने का ट्राई करती है तो ये उसे पकड़ लेता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर याई और आइको एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे वो इस भूत को पकड़ने वाले हैं और इस भूत की लोकेशन क्या होगी। ये दोनों इस बात को पहले से ही जानते हैं कि ये वाला भूत इल्यूजन को क्रिएट कर सकता है। याई ये पता लगाती है कि ये वाला भूत दरवाजे के पीछे है, तो वो पहले ही चौकन्नी हो जाती है। अब प्रेजेंट में याई इस भूत की चोटी को उखाड़ देती है और उसके गले को दबाने का ट्राई करती है, जिससे उस आत्मा का काफी ज्यादा दम घुट रहा होता है। याई उससे कहती है कि तुम काइटारो को छोड़ दो, और जैसे ही ये भूत काइटारो को छोड़ता है तो याई दोबारा से उससे कहती है कि मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी, और वो इसे अपनी डॉल में कैद कर लेती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये तीनों बैठकर आराम से सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, और काइटारो को ऐसा लगता है कि रात में उसने एक काफी खतरनाक सपना देखा था। याई उसे क्लियर करती है कि वो कोई सपना नहीं था। काइटारो कहता है, क्या मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा काम बढ़ा रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। याई उससे कहती है कि उसकी वजह से ही याई ने पिछले महीने काफी सारी आत्माएं पकड़ी हैं। अब ऐसे ये सारे काफी टाइम तक गप्पे लड़ाते हैं, जिसके बाद काइटारो अपने घर के लिए जा रहा होता है और याई उससे कहती है कि एक बार अपना बैग चेक कर लो। और जैसे ही वो दोनों इस बैग को चेक करते हैं तो इसके अंदर वही आत्मा वाली डॉल बैठी हुई होती है जो कि यहाँ से भागने का ट्राई कर रही होती है। काइटारो इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। अबे ओए, ये मेरे बैग में क्या कर रही है। याई उस डॉल को बैग से निकाल लेती है और उससे ये कहती है कि अगर तुमने दोबारा से यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से निकलते ही काइटारो को अपनी कोचिंग से एक फोन आता है कि अब उसे एक और लड़की को पढ़ाना है। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जहां पर काइटारो आगे से जाने वाला है उसे पढ़ाने के लिए। अब ये लड़की काइटारो से मिलने के लिए उसके पास आ रही होती है, पर फटाक से नीचे गिर जाती है। ओए अम्मा, ये क्या हुआ।
जिसके बाद ये दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और ये लड़की काइटारो को परेशान कर रही होती है। हाँ बोलो मेरे राजा, क्या मैं तुम्हारी सबसे क्यूट स्टूडेंट हूँ? क्यों, है ना, है ना? काइटारो ये सोचता है कि मैं ऐसी लड़कियों से काफी दूर रहता हूँ, पर तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि इस लड़की की आंख में एक स्टार बना हुआ है और उसको ऐसा लगता है कि ये एक तरह का लेंस है, पर ये काफी अजीब है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। काइटारो ये बताता है कि मेरा नाम है काइटारो और आज से मैं तुम्हारा ट्यूटर हूँ। और वो लड़की ये बताती है कि मेरा नाम है आई कामियो और मुझे स्वीट्स खाना काफी पसंद है। अब ये दोनों खाने के लिए आइसक्रीम और मिठाई मंगा लेते हैं, पर आई अपनी आइसक्रीम को काफी जल्दी खत्म कर देती है और अपनी निगाहें काइटारो की मिठाई पर जमाए हुए बैठी होती है। काइटारो उससे कहता है कि चलो हम पढ़ाई करते हैं, अगर तुम मेरे सारे सवालों का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें एक मिठाई दे दूंगा, वरना मैं इसे उठाकर खा जाऊंगा। लेकिन भाई ये लड़की उसके सारे सवालों का गलत जवाब देती है और काइटारो सारी मिठाई उठाकर एक एक करके खुद ही खा जाता है। और वो ये सोचता है, अरे यार ये लड़की तो पढ़ने में काफी कमजोर है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना होगा। आई कहती है, अयो अम्मा तुमने सारी मिठाई खा ली, मुझे भी मिठाई चाहिए, जल्दी से मिठाई ला कर दो, मिठाई ला कर दो। और जैसे ही एक वेट्रेस यहाँ पर आती है तो ये पानी का ग्लास आई के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। काइटारो ये नोटिस करता है कि जो पानी नीचे गिरा हुआ होता है उसके ऊपर शूज के निशान होते हैं। आई ये पूछती है, क्या तुम सच में भूतों को देख सकते हो और उन्हें भगा सकते हो? प्लीज मेरी हेल्प करो। अब आई उसे ये बताती है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा अनलकी रही है और सारे भूत उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जैसे कि काइटारो के साथ होता है। जिसके बाद यह ये बताती है कि भूत उसके ऊपर हावी नहीं होते, पर वो उसके साथ काफी बुरी चीजें करते हैं। जब वो काइटारो से मिलने के लिए आ रही थी तब भी उसे ऐसा लगा कि किसी भूत ने उसका पैर पकड़ लिया है और वो नीचे गिर गई। वो ये भी कहती है कि उसके एक बड़े भाई थे जो कि एक इंसिडेंट में मारे गए। अब आई काइटारो से ये कहती है कि तुमने मेरे आसपास जिस आत्मा को महसूस किया था, शायद से वो मेरे भाई की आत्मा है जो मुझे बुरे भूतों से बचाती है। और मैं भी हमेशा खुश रहने का ट्राई करती हूँ ताकि मेरे भाई की आत्मा भी खुश रहे। ये सारी कहानी सुनने के बाद काइटारो उसे लेकर याई के पास आ जाता है। आई उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे इस बात पर बिलीव नहीं होता कि ये छोटी सी बच्ची भूतों को भगा सकती है। पर तभी याई अपनी आंखों का इस्तेमाल करके ये देखती है कि आई के पीछे दो आत्माएं हैं, एक तो उसके भाई की है और दूसरी एक और। इसके बाद वो अपनी डॉल का इस्तेमाल करती है और इस आत्मा को पकड़ लेती है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर आई उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, अरे वाह तुम तो काफी कमाल की हो। अब जाती हुई याई उससे ये कहती है कि अगर तुम्हें कोई आत्मा परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। और जाते हुए वो आई का एक बाल तोड़ लेती है ताकि वो उसे भूतों से बचा सके। जैसे ही काइटारो रात में सो रहा होता है तभी उसे याई का कॉल आता है और वो ये बताती है कि मैंने जिस डॉल को पकड़ा हुआ था उसकी गर्दन कोई दबा रहा है, यानी कि आई की जान खतरे में है। और ये दोनों उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों उसके अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं। काइटारो ये बताता है कि उसके अपार्टमेंट का नंबर है 301, पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि आई यहाँ पर अकेली रहती है और उसका अपार्टमेंट अंदर से लॉक होगा। लेकिन तभी याई पास में एक खंभे के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और फटाक से उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाती है और एक हैमर से उसकी विंडो को तोड़कर सीधा अंदर घुस जाती है। तभी अचानक से ये कोई आई की गर्दन को दबा रहा होता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो ये देखती है कि ये आत्मा कोई और नहीं उसके भाई की है और घड़ी में 12 बजने ही वाले होते हैं। याई भी यहाँ पर आ जाती है और इससे पहले वो कुछ करती घड़ी में 12 बज जाते हैं और उसके भाई की आत्मा यहाँ से धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो जाती है। याई उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? मैं बस अपनी बहन को उसकी बुरी किस्मत से बचाना चाहता था। अगली सुबह आई इस बात को सोचकर काफी ज्यादा रो रही होती है कि उसके बड़े भाई उसे जान से मारना चाहते हैं। काइटारो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई के अंदर कोई भी बुराई महसूस नहीं हुई, पक्का इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। आई कहती है मुझे वो रीजन जानना है कि मेरे बड़े भाई ने ऐसा क्यों किया, और वैसे भी मैं अगले 4 सालों में मरने वाली हूँ। ये सुनते ही वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अब आई उन दोनों को ये बताती है कि एक गॉड को उससे प्यार हो गया है और जब वो 20 साल की हो जाएगी तो वो उसकी आत्मा को ले जाएंगे। जैसे ही काइटारो पास में रखी हुई फोटो को देखता है तो उसमें उसे आई और उसके भाई के साथ साथ एक और आत्मा नजर आती है। याई भी इसे चेक करती है पर उसे यहाँ पर कोई भी आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा फोकस करती है तो उसे ये आत्मा दिखाई दे जाती है। फिर हमें उसी डॉल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वही वाइट कपड़ों वाली आत्मा थी और ये डॉल बुरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है।
और वो आत्मा इसके अंदर से बाहर आ जाती है। जाते हुए याई कहती है, शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि आई मेरी प्रॉपर्टी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी देने वाला नहीं हूं। अब जैसे ही ये आत्मा यहां से रिलीज होती है तो आई की आंखों में दोबारा से वही स्टार आ जाता है। ये आत्मा जैसे ही बाहर आती है तो वो बाकी आत्माओं को खाना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि आज से 4 साल बाद तुम मेरी होगी और कोई भी मुझे ऐसा करने से रोकने वाला नहीं है। याई काइटारो से ये कहती है कि आई एकदम सही कह रही है, वो आत्मा सच में एक गॉड है, क्योंकि उसने मेरे रूम में रखी हुई सारी आत्माओं से फाइट की और उन सभी को काफी आराम से हरा दिया। यानी कि सच में वो आत्मा एक गॉड है। तभी अचानक से यहाँ की बत्ती गुल हो जाती है। काइटारो ये कहता है कि यहाँ पर बाकी आत्माओं ने आना शुरू कर दिया है, तो हमें कुछ करना चाहिए। याई ये बताती है कि इसकी आंखों से गॉड की एनर्जी लीक हो रही है और इसी से अट्रैक्ट होकर सारी आत्माएं इसके पास आ रही हैं। काइटारो आई से ये पूछता है, क्या तुम भूतों को देख सकती हो? आई कहती है, मुझे बस अपने भाई का ही भूत दिखाई देता है। अगले पल आई को भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि याई ने उसे बुलाया था और वो आते ही काइटारो पर गुस्सा करना शुरू कर देती है और साथ में उससे कहती है कि वो आई के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहे। और बेचारा काइटारो सर झुकाकर उससे ये कहता है, अरे हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अब आई उसका मजाक बनाते हुए उससे ये कहती है, तुम इतनी क्यूट गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो? तुम तो 1 नंबर के फुद्दू हो। इसके बाद ये सारे आई को यहाँ से ले जाने का बहाना बनाते हैं क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। काइटारो की ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फट रही होती है तो वो सुसु करने के लिए यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अचानक वो अपने सामने एक काफी खतरनाक भूत को नोटिस करता है और उसकी पैंट यहीं पर गीली और पीली होनी शुरू हो जाती है। काइटारो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसने इस भूत को देखा ही नहीं है और वो चुपचाप वॉशरूम चला जाता है। लेकिन ये भूत भी उसका पीछा करते करते वॉशरूम तक आ जाता है और उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने का ट्राई करता है। काइटारो, जिसकी ऑलरेडी ही काफी ज्यादा फटी हुई होती है, वो चुपचाप वॉशरूम से बाहर आ जाता है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि याई की डॉल उसकी रक्षा कर रही है, वरना उसकी बैंड अभी तक बच गई होती। जिसके बाद ये सारे भागकर अपार्टमेंट से बाहर जा रहे होते हैं और याई भी उस भूत को देख लेती है। काइटारो उससे कहता है, अगर तुम्हारी डॉल मेरी रक्षा नहीं कर रही होती तो पक्का ये वाला भूत मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देता। ये सारे अब सीढ़ियों से भागने का ट्राई करते हैं पर यहाँ पर रास्ता बंद होता है। जिसके बाद ये सारे लिफ्ट में आ जाते हैं और जैसे ही ये लिफ्ट बंद होती है तो उन सभी को ये घोस्ट सामने दिखाई देता है और ये सारे उसे देखकर काफी हक्के बक्के हो जाते हैं। अब जैसे ही ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो इन सभी को भूत कहीं भी दिखाई नहीं देता और काइटारो ये सोचता है कि उसने हमें इतनी आसानी से छोड़ दिया, लेकिन तभी अचानक वो भूत इन सभी के पीछे आ जाता है और वो आई के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो गॉड वाला भूत आई की रक्षा कर रहा होता है, जिसके बाद वो काइटारो पर अटैक कर देता है और उसके पैर को जकड़ लेता है। ये सारे काइटारो को बाहर खींचने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन वो भूत काइटारो को लिफ्ट के अंदर लेकर जा रहा होता है। काइटारो को ऐसा लगता है कि ये सारे उसे बचा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए वो खुद ही अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिसको देखकर ये दोनों भी काफी शॉक्ड हो जाती हैं। ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी अचानक से याई इस लिफ्ट में कूद जाती है और इसका दरवाजा बंद हो जाता है, यानी कि काइटारो और याई इस लिफ्ट के अंदर हैं, बाकी ये दोनों बाहर। आई को इन सारी चीजों के लिए काफी बुरा लग रहा होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आई है। और फिर हमें आई का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड उससे कहते हैं कि जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से सारी चीजें काफी बुरी हो रही हैं, तो तुम यहाँ से चली जाओ। उसका भाई उसे सपोर्ट करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो भी एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। अब आई इन सारी बातों को सोचते हुए काफी ज्यादा रो रही होती है और आई को उसे समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, काइटारो के साथ याई भी है। फिर हमें लिफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर काइटारो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये वाली लिफ्ट बेसमेंट में जा रही है, पर यहाँ पर तो कोई भी बेसमेंट नहीं है। अब अगले सीन में ये लिफ्ट बेसमेंट में जाकर रुक जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सामने एक काफी अंधेरा कमरा होता है। तभी अचानक से वो भूत इन दोनों के सामने आ जाता है। याई और काइटारो ये सोच रहे होते हैं कि इस भूत ने उन्हें पहले मारा क्यों नहीं। तभी अचानक से वो ये देखते हैं कि इस भूत के हाथ में 4 ब्रेन्स होते हैं और अगले पल उन दोनों के पीछे भी 4 आत्माएं आ जाती हैं। अब ये मेन भूत अपने साथियों से ये कहता है कि वो इस इंसान को लेकर सामने आए और वो ऐसा ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी काइटारो को इनमें से एक भूत का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो इंसान थी तो उसे भी लिफ्ट से ऐसे ही धक्का दिया गया था और इस मेन भूत ने उसका दिमाग निकाल लिया, जिससे वो मारी गई। अब काइटारो ये सारी बातें याई को भी एक्सप्लेन कर देता है कि अगर वो गलती से इस लिफ्ट से बाहर गए तो वो दोनों मारे जा सकते हैं। याई ये कहती है कि तो हमें इस लिफ्ट से बाहर नहीं बल्कि इस भूत को लिफ्ट के अंदर लाना है। अरे हाँ, पर वो होगा कैसे?
इसके बाद याई अपनी एक डॉल को बाहर निकालती है, जो कि याई, काइटारो और आइको की रक्षा कर रही होती है, और ये डॉल सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। याई उस भूत के काफ़ी पास जाती है और उसे परेशान करना शुरू कर देती है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उसके पैर में एक रस्सी बांध देती है और उसे अपनी डॉल से कनेक्ट कर देती है। अब ये लिफ्ट वाला भूत इस मेन भूत को खींचना शुरू करता है, जिससे वो धीरे धीरे इस लिफ्ट में जा रहा होता है। याई उससे कहती है कि ये वाली आत्मा काफ़ी गुस्से में है क्योंकि तुमने काइटारो को नुकसान पहुंचाया है, और ये देखकर इस मेन भूत की काफ़ी ज़्यादा फट रही होती है। अगले पल हम ये देखते हैं कि ये डॉल वाला भूत इस मेन भूत को खाना शुरू करता है, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ये लिफ्ट भी चलनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद ये सारे थर्ड फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। काइटारो उससे पूछता है कि हम थर्ड फ्लोर पर क्यों जा रहे हैं, और वो ये बताती है क्योंकि मेरे दिमाग में एक प्लान है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहां पर ये दोनों इस मेन भूत को लेकर आई के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और उसे बांध देते हैं, जहां पर बाकी के भूत उसको धीरे धीरे करके खा रहे होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और ये एक तरह का ट्रैप प्रोसेस होता है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, और ये भूत ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी के भूत यहाँ पर नहीं आएंगे। आई ये बताती है कि जैसे ही इस भूत की एनर्जी डाउन हो जाएगी तो वो इसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएगी। काइटारो भी ये सारी बातें काफ़ी गौर से सुन रहा होता है, और वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि याई का दिमाग सच में काफ़ी तेज है और वो काफ़ी दूर तक सोचती है। अब ये दोनों आइको और आई के पास आ जाते हैं। आई उसे देखते ही सीने से लगा लेती है। ये सारे उसे कहते हैं कि वो उनके साथ चले, पर आई इस बात के लिए साफ मना कर देती है, और वो ये कह रही होती है कि ये सारा कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसकी बातें सुनकर काइटारो को अपना पास्ट याद आता है, और वो इसे कहता है कि हमने मेन भूत को पकड़ लिया है, तो तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा हमेशा ही साथ देंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद आई का दिल भर जाता है और वो भी इनके साथ जाने के लिए मान जाती है। अब जाते हुए आई अपने भाई के बारे में सोच रही होती है, और वो ये कहती है कि भाई, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अब काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो काइटारो से ये कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि मेरे भाई ने मेरे ऊपर अटैक इसीलिए किया क्योंकि उनके। तो दोस्तों,